the recording the message for screenshot. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Recording में amalgamation start करेंगे. Amalgamation जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है इन्वॉल्व होता है, मतलब एएस 14 को फॉलो करके ही एमलगमेशन होता है. तो एएस 14 को अगर अलग से करने का जरूरत नहीं पड़ता है. एमलगमेशन का चैप्टर करने से एएस 14 हम लोग का कवर हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहले एमलगमेशन का मतलब when two or more companies agree to combine their business and combine them into one new business unit. वैसे अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड, ये दोनों मिलके हो गया ए बी लिमिटेड. तो इसको बोलेंगे ओल्ड कंपनी. ओल्ड कंपनी, न्यू कंपनी. तो एमलगमेशन का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल पे दो कंपनी लिया ए और बी, इससे ज्यादा भी हो सकता है. दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलके कंबाइन करता है अपना बिजनेस. और या फिर बोल सकते हैं कंबाइन होके एक कंपनी एक बिजनेस यूनिट बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एमलगमेशन. ठीक है. अच्छा, एमलगमेशन जो है इसमें दो या दो से ज्यादा कंपनी, पहला बात है कि इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही हो. और एमलगमेशन में क्या होता है ना, देखो एमलगमेशन जो है इसमें हम लोग बोल सकते हैं मिक्स टुगेदर. ठीक है, दो दो कंपनी या दो से ज्यादा कंपनी जब एक साथ मिक्सड अप होती है तब हम लोग उसको एमलगमेशन करेंगे. अच्छा, अब एमलगमेशन में क्या होता है, हमेशा एक नया कंपनी फॉर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, नया कंपनी फॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, ओल्ड कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो जाता है नॉर्मली, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कंबाइन होना ही होता है. ठीक है, और कोर्ट का अप्रूवल अगर पूछा जाए तो कभी कभी जरूरत पड़ता है. तो ये जस्ट मैंने इसका कुछ पॉइंट बता दिया. देखो, कुछ पॉइंट तो मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिख रखा है समझने के लिए, और कुछ नहीं. दो या दो से ज्यादा कंपनी इंवॉल्व होता है एमलगमेशन में. ठीक है, इसके आगे और भी पॉइंट आएगा ना तो कंपेयर कर पाएंगे. अब जैसे कि ए बी मिलके, ए और बी मिलके ए बी लिमिटेड नया कंपनी बन गया. अब नया कंपनी बन भी सकता है, नहीं भी. जैसे ए और बी मिलके ए लिमिटेड हुआ, वो भी हो सकता है. ठीक है, कि नया कंपनी बने ऐसा जरूरी नहीं, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है. ओल्ड कंपनी नॉर्मली डिसॉल्व हो जाता है, नॉर्मली यही कंडीशन होता है कि ओल्ड हट गया नया वाला ही बन गया. बट बने ऐसा जरूरी नहीं है. दो मिलके, जैसे ए बी मिलके कुछ और हुआ, ए हो गया, ऐसा भी हो सकता है. और ऑब्जेक्टिव इसका जो है कि कंबाइन करना बिजनेस को, और कभी कभी कोर्ट अप्रूवल का जरूरत पड़ जाता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एब्सॉर्प्शन.
ठीक है। एब्जॉर्प्शन इसमें क्या होता है, इसमें लिखना है इट मीन्स वन कंपनी, इट मीन्स वन कंपनी टेक्स ओवर द अदर कंपनी। इसका मतलब होता है एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। जैसे कि अगर हम लोग ऐसे बोले कि ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड मिलके हो जाएगा ए लिमिटेड। ठीक है, मिलके हो गया ए लिमिटेड। ओल्ड कंपनी, ओल्ड कंपनी, न्यू कंपनी। तो जो एब्सॉर्प्शन है उसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी को बोल सकते हो खा जाती है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ए और बी में ए ने बी को खा लिया, ठीक है, बस ए ही बचा है, तो इसको बोल सकते हैं कि वन कंपनी स्वेलोज अदर। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मतलब टेक्स ओवर। बेसिकली इसको टेक्स ओवर ही बोलेंगे कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को जब टेक ओवर कर लेती है। तो सिर्फ इसमें क्या होता है ना, एक ही कंपनी सरवाइव करती है। एमलगमेशन के साथ अगर डिफरेंस देखोगे, जैसे यहाँ देखो दो कंपनी मिलके एक कंपनी बनाई, यहाँ पर क्या हुआ, एक ही कंपनी सरवाइव करेगा हमेशा। ठीक है, ये दोनों मिलके, ऐसा नहीं कि कभी ए भी बन जाए, तब तो एमलगमेशन हो जाएगा। ए और बी मिलके सिर्फ ए रह गया, या फिर ए और बी मिलके बी रह गया, मतलब एक कंटिन्यू करेगा दूसरा डिसॉल्व हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एमलगमेशन और सॉरी एब्जॉर्प्शन। और एमलगमेशन के साथ इसका अगर कोई डिफरेंस देखो तो मेन डिफरेंस ये है कि एमलगमेशन में एक नया कंपनी बनता है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है उसमें कोई नया कंपनी नहीं बनता है, पुराने में से ही कोई रह जाता है। एमलगमेशन में हमेशा नया कंपनी बनेगा, बट यहाँ पर क्या होता है, पुराने कंपनी में से ही कोई नया कंपनी बन जाता है। मतलब ये जो न्यू कंपनी है, ये बेसिकली जो ओल्ड, मतलब इसको न्यू नहीं, सॉरी ये मैंने गलत ही लिख दिया, ये न्यू क्यों लिखे, इसको तो मुझे लिखना चाहिए ओल्ड। ठीक है, इसको ओल्ड कंपनी लिखेंगे। तो एमलगमेशन के साथ मेन डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पर एक नया कंपनी बनेगा, यहाँ पर नहीं, एक पुराना एक चला जाएगा, एक जो है कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में हमेशा दो कंपनी में ही होता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। और दूसरा जो है कि कभी भी नया कंपनी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा ओल्ड कंपनी में, मतलब जो ट्रांसफेरर कंपनी है वो डिसॉल्व होता है, जो अपना बिजनेस दूसरे को ट्रांसफर कर दे रहा है वो डिसॉल्व होता है। इससे पता चल रहा है ए ने बी को खरीद लिया। ठीक है, तो वो होता है डिसॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, टेक ओवर करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पर कंबाइन करना, यहाँ टेक ओवर करना। ठीक है, और यहाँ पर जो है कभी कभी कोर्ट अप्रूवल यहाँ पर भी जरूरत होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हम ये डिफरेंस थोड़ा सा लिखवा देंगे जो हम बोल रहे हैं। फिर इन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब इट मींस when a company is reconstructed to form reconstructed to form a न्यू कंपनी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ए लिमिटेड जो कि ओल्ड कंपनी है, ये बन गया है फिर से ए लिमिटेड, लेकिन इसने अपने आप को थोड़ा बदल लिया। ठीक है, बाहरी तरीके से बदल लिया, एक्सटर्नली बदल लिया, लेकिन लगेगा कि नया है। जैसे कि देखो प्रोडक्ट होता है ना, कि बोल देता है देखो हमारा ये प्रोडक्ट नए पैकेजिंग में नया है। ठीक है, लेकिन वो नया वया कुछ नहीं होता, वो सब मार्केटिंग पॉलिसी होता है। सेम चीज को अलग जो है मतलब अलग पैकेजिंग डेकोरेशन करके बेच दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हम लोग का दो कंपनी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक ओल्ड और एक न्यू। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि नया कंपनी बन जाता है, नया कंपनी बनता है, और जो ओल्ड कंपनी है वो डिसॉल्व हो जाता है।
और ऑब्जेक्टिव ये इसमें होता है कि बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि ओल्ड पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, या फिर ओल्ड कंपनी जो है उसके लिए लोगों के मन में कुछ आ गया है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, तो फिर सेम उसी चीज को नए तरीके से लोगों के सामने दिखाना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब वही चीज है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब नया कंपनी ही, एग्जिस्टिंग कंपनी ही रह जाएगा, बस वो नया कंपनी बोल के वो फॉर्म कर दिया जाएगा और ओल्ड कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, और जो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर है उन्हें न्यू कंपनी का शेयर दे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंपनी विदाउट liquidating it and without forming a new company। देखो बोल रहे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंपनी विदाउट लिक्विडेटिंग इट, मतलब हम लोग को यहाँ पर भी क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ही करना है, लेकिन पुराने कंपनी को उसमें लिक्विडेट नहीं करना है जैसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में होता है। और विदाउट फॉर्मिंग ए न्यू कंपनी, वही चीज बोला, न्यू कंपनी अलग तरीके से फॉर्म किए बिना ही जब हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड ही रहा, ठीक है, तो ये ओल्ड कंपनी था, ए लिमिटेड बोल के, ठीक है, जो नया कंपनी बनेगा वो भी ए लिमिटेड ही है, वो ओल्ड वाला कंपनी बन रहा है, बस उसमें कुछ रिकंस्ट्रक्शन, मतलब उसे अंदर से ठीक किया जाता है। एक्चुअली इसमें कंपनी जब बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग हो जाता है तो कंपनी को सपोर्ट दिया जाता है, वो अलग से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो कंपनी अपने लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है, मतलब ए जो है वो ए ही रहा बट वो रीऑर्गेनाइज्ड हुआ है, बस और कुछ नहीं। ये इसमें ये अगर पूछा जाए ये ए लिमिटेड में फर्क क्या है, ये रीऑर्गेनाइज्ड किया गया है, मतलब इसमें कुछ इसके कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह में चेंजेस लाया गया है, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, पुराना वाला जो ए लिमिटेड है वो नया ए लिमिटेड बोल के निकल के आता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे कि अगर हम लोग एक लैंग्वेज में बोले तो एमन कमीशन का मतलब बोल सकते हो मिक्स टुगेदर, ठीक है, ये याद रह जाएगा बहुत आसानी से। तब होता है एमल कमीशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वन swallows another, एक दूसरे को खा जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है न्यू कंपनी रिप्लेस कर देता है ओल्ड, ओल्ड, ठीक है, बस रिप्लेस कर रहा है, मतलब वही है, ए लिमिटेड ही है बट उसे थोड़ा सा क्या किया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रिपेयर फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, रिपेयर फ्रॉम इनसाइड, इसका तो अलग चैप्टर ही होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे एमल कमीशन पढ़ने के बाद, ठीक है। अब इसमें अगर डिफरेंस का ही बात करोगे ना, तो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हम यहाँ से दिखा देते हैं, और डिफरेंस लिख के क्या करें, जब यहाँ है तो यहाँ से ही बता देंगे। समझ में। इतना पीछे तो नहीं है। अच्छा, ये मैंने एनुअल कमीशन पे जगह ये वाला ओपन कर दिया है गलती से, ये स्पोर्टिंग, ठीक है, ये वाला हाँ हो जाए। ये देखो, ठीक है, ये मेन डिफरेंस यहाँ पर देखो बोल रहा है कि
एमलगमेशन में देखो, टू और मोर कंपनीज आर जो है वुंड अप, मतलब क्या, लिक्विडेट हो जाता है, नया कंपनी बनता है। तो इस नया कंपनी क्यों बनाया गया है? ताकि वो पुरानी कंपनी को टेक ओवर कर सके। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर कर ली थी दूसरे का बिजनेस, वो एक या उससे ज्यादा भी हो सकता है, बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन नॉर्मली एमलगमेशन में एक या उससे ज्यादा होता है, ठीक है। वन और मोर यहाँ भी एप्लीकेबल है, तो वो याद रखो तुम लोग। एग्जिस्टिंग कंपनी तो दूसरे किसी कंपनी को जो है वो टेक ओवर कर लेता है। इन दिस केस ए न्यूली फॉर्म्ड कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी नए तरीके से फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम कितना कम, एटलीस्ट 3 कंपनीज का जरूरत है। देखो यहाँ पर वही चीज बोला, एटलीस्ट 2, कम से कम 2, ठीक है। ओनली 2 कंपनीज आर इन्वॉल्व। तो ये चीज देखो, मैंने जैसे एमएल कमीशन में बोला, तो ए बी सी भी हो सकता था, एबीसी मिलके एबीसी लिमिटेड बना लिया। तो यहाँ पर देखो 3 कंपनी हुआ, एक ये और एक ये, ठीक है, क्योंकि 3 अलग अलग नाम है, ए बी, और ए बी एक अलग नाम हो गया, ठीक है। तो 3 कंपनी इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहाँ जब हम लोग का एब्जॉर्प्शन का बात होता है, तो कम से कम 2 चाहिए, 2 से कम से नहीं होगा। जैसे एमलगमेशन में कम से कम 3 कंपनी का बात होगा, यहाँ पर कम से कम 2 कंपनी का बात होगा। अब 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा भी हो सकता है। ओनली 2 कंपनीज आर इन्वॉल्व। जब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा तब 2 कंपनी इन्वॉल्व होगा। फिर यहाँ पर न्यू कंपनी कितना बन सकता है? ओनली वन रिजल्टेड कंपनीज फॉर्म, 2 कंपनी आर वुंड अप टू फॉर्म ए सिंगल रिजल्टेंट कंपनी। जैसे कि ए बी मिलके एक नया कंपनी बना, ए बी लिमिटेड, ठीक है। एमल कमीशन के केस में यहाँ पर कोई न्यू कंपनी नहीं बनता है, वो ही मैंने बताया है। देखो यहाँ कोई न्यू कंपनी नहीं बनता, यही वाला फिर से बन गया, ठीक है। और जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, वहां पर न्यू कंपनी फॉर्म्ड होता है, टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ एन एक्जिस्टिंग कंपनी। वन ओनली वन रिजल्टेड कंपनीज फॉर्म अंडर दिस केस ए न्यू कंपनी फॉर्म। तो हाँ, यहाँ भी न्यू कंपनी फॉर्म हो रहा है, बट वो पुराने वाले ही न्यू, यहाँ कोई दूसरा कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पर ए बी मिलके ए हो गया, तो ए ने बी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ए ने खुद को ही फिर से जो है एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या, एमलगमेशन क्यों किया जाता है? ताकि कंपटीशन को कट किया जा सके। जैसे कि देखो, अगर ए और बी दोनों, मतलब दोनों मिल रहे, दोनों सेम सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो फिर एक दूसरे के कंपटीटर थे। लेकिन अगर मिल जाते हैं तो फिर दूसरे किसी को कंपटीशन में दे सकते, मतलब दूसरे किसी का, मतलब कंपटीशन दूसरे को दे सकता है। ये इंडिविजुअली जितना पावरफुली काम नहीं कर पाएंगे, अगर मिलके करते हैं, अगर इनमें पार्टनर, मतलब जो सिस्टम है, वैसे ये पार्टनरशिप नहीं, मतलब मिलके जब काम करें तो एक कंपनी बन के। तो बेसिकली अपने कंपटीटर कंपटीशन को कट करने के लिए एमलगमेशन कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन इज डन टू कट कंपटीशन, इसमें भी वही होता है। एब्जॉर्प्शन में भी देखो ना, ए ने बी को खरीद लिया, तो बी बिक गया, ठीक है। बी के पास उतना कैपेबिलिटी नहीं होगा, तो वो, या फिर कोई और रीजन हो सकता है कि बी ने अपने आप को ए को बेच दिया, ठीक है। तो अब ए ने अपने कंपटीटर को, अगर बी उसका कंपटीटर था या सेम सेक्शन में काम कर रहा था, तो उसको खरीद लिया, तो उसका कंपटीटर ही खत्म। अब मार्केट में ए ही लिमिटेड रहेगा। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्यों डन होता है? टू रीऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है रीऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो पढ़ लिया, ये डेफिनेशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे नीड टू नो। अब हमें क्या क्या पता करना है इस चैप्टर। बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। सबसे पहले ये वाला सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में पीसी बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 मेथड होता है, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड। नेट पेमेंट मेथड हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा,
और अगर नेट पेमेंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो सेकंड प्रेफरेंस हमारा नेट एसेट मेथड होता है। नेट पेमेंट मेथड को ज्यादा बेस्ट माना गया है, ठीक है। तो अगर उससे बना क्वेश्चन तो हमेशा उसी से बनाना चाहिए, अगर नहीं बना देन फिर हम लोग नेट एसेट मेथड को फॉलो करें। तो अब हम लोग लिखते हैं नेट पेमेंट मेथड, ठीक है। नेट पेमेंट मेथड ये क्या होता है, इसमें देखो नेट पेमेंट मेथड में ऐसा होता है, ये देखो जैसे कि मान लो ये एक पर्सन, ठीक है, इसने मार्केट जाके, मान लो ये इसके पास एक बैग है, ठीक है, इस बैग में इसने काफी सारा सामान खरीदा है, ठीक है, काफी सारा सामान खरीदा है। इस बैग में इसके पास एक बुक है, ठीक है, एक कॉपी है और एक पेन, ठीक है। अब बुक मान लो 500 रुपए का एक बुक है। अच्छा इसको बाद में बोलेंगे, ठीक है, 500 रुपए वाला बात। तो अब अगर इससे मान लो दूसरा कोई पूछ रहा है, ठीक है, तो ये मान लो नॉर्मल है, ठीक है, ये मान लो सीए कर रहा है ये स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जस्ट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये ए को बी पूछ रहा है कि बोलो कि तुमने जो सामान खरीदा उसका परचेस कंसिडरेशन क्या है। परचेस कंसिडरेशन का मतलब है जैसे कि इसने ये 3 चीज खरीदा तो कुछ तो पे करके आया होगा, तो पूछ रहा है कि बोलो परचेस कंसिडरेशन क्या है, ठीक है। तो अगर ये बोलेगा नहीं हम नहीं बताना चाहते कि परचेस कंसिडर मैंने कितना रुपया पे किया, ठीक है, हम नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर मान लो कि इसने बोला कि ठीक है तुम ये बता दो कि तुमने दुकानदार को क्या क्या नोट पे किया, ठीक है। तो फिर मान लो ये थोड़ा सा कम समझदार है, तो इसने क्या बोल दिया, बोला मैंने एक 500 रुपए का नोट पे किया, ठीक है, मैंने एक जो है 100 रुपए का नोट पे किया, मैंने एक जो है 50 रुपए का नोट पे किया, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, इसने ये जो है इसने हिसाब लगा लिया कि इसने कितने रुपए का सामान खरीदा, 500, 100 और 50, ये हो गया 650 रुपए का इसने सामान खरीद लिया। मतलब ये ना बताना चाहे फिर भी इसने कैलकुलेट कर लिया कि इसके 3 सामान का जो परचेस कंसिडरेशन है वो है 650, ठीक है। मतलब ये समझाने का बात है। अब देखो कोई इतना बोका तो है नहीं कि ये बोल देगा तो इसको नहीं समझ में आएगा। ये जस्ट हम एक स्टोरी बोल रहे हैं कि नेट पेमेंट मेथड में हमें क्वेश्चन में ये बता दिया जाएगा कि शेयर होल्डर को क्या पे किया जा रहा है। क्योंकि देखो हमारे पास क्वेश्चन किस चीज का आएगा वो भी हम बता देते हैं। देखो एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये 4 डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, जिसमें से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सेपरेट चैप्टर है तो उसको छोड़ दो यहाँ पर। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एब्जॉर्प्शन और एमलगमेशन में से हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो 99% एमलगमेशन से आता है, एब्जॉर्प्शन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से वैसा नहीं आता है, ठीक है। सारा क्वेश्चन भी हमारा एमलगमेशन पे ही बना हुआ है। तो अब एमएल कमीशन में क्या होता है, दो या उससे ज्यादा कंपनियां मिलके एक नया कंपनी फॉर्म करता है, ठीक है। तो नया कंपनी जब फॉर्म होता है तो फिर ये तो पता करना पड़ेगा ना कि देखो नया कंपनी जब फॉर्म हुआ ये कैसे पॉसिबल है। तो ए लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है और बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का मेनली बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यही तो ट्रू ओनर होता है। ये जब तक नहीं चाहेंगे कि हम लोग मिलके काम करें और मिलके एबी लिमिटेड एक नया कंपनी बनाए जिसके शेयर होल्डर हम लोग आगे जाके बन जाएंगे, तब तक तो ये मतलब कंबाइन होना या मिक्स टुगेदर पॉसिबल नहीं है। तो शेयर होल्डर को सबसे पहले मानना पड़ेगा, मतलब उसको मनाना पड़ेगा। शेयर होल्डर जब तक राजी नहीं होगा तब तक तो नहीं हो सकता, बिकॉज वही ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी है। तो शेयर होल्डर को क्या हम लोग पीसी, मतलब ये ए बी मिलके जो ए और बी मिलके जो ए बी लिमिटेड हो रहा है, तो ए बी लिमिटेड में वो ए और बी के शेयर होल्डर ए बी लिमिटेड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो वो पहले ओनर थे ए या बी लिमिटेड के, अब ओनर हो जाएंगे ए बी लिमिटेड के। तो उनको तो कुछ पे करना पड़ेगा ना हमें कि भाई हाँ ठीक है आप लोग मान रहे हो तो आपको कुछ ये दे रहे हैं, तो हम लोग उनको क्या दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, शेयर दे सकते हैं, ठीक है। तो वही तो परचेज कंसिडरेशन होगा। सेम तरीके से यहाँ पर भी जब हम लोग पीसी कैलकुलेट करने का मतलब परचेज कंसिडरेशन, तो हम लोग इस तरीके से हमें क्वेश्चन में दे देगा कि कितना कितना पेमेंट हुआ था, तब हम लोग नेट पेमेंट मेथड को फॉलो कर सकते हैं। कब फॉलो कर सकते हैं, जब हमें सामने क्वेश्चन, मतलब मान लो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन ने मुझे बता दिया कि मैंने इतने रुपए का नोट, इतने रुपए का नोट, इतने रुपए का नोट पे किया, तो हम लोग एज अ स्टूडेंट, मतलब जो एमएल कमीशन का क्वेश्चन करेगा वो सॉल्व कर लेगा कि परचेस कंसिडरेशन कितना है। ये हो गया नेट पेमेंट मेथड। दूसरा है नेट एसेट मेथड। उसमें क्या हिंट्स रहेगा नेट एसेट मेथड में, देखो अब ये फिर से मार्केट गया, मार्केट में ये देखो इसका बैग, इसने फिर से सामान खरीदा, ठीक है, क्या खरीदा, वही उसने एक बुक खरीद लिया है,
एक कॉपी खरीद लिया है, ठीक है, और एक पेन खरीद लिया है। अब ये फिर से, ये जो बी है ये फिर से इसे पूछताछ कर रहा है कि बताओ बताओ क्या खरीदा। तो इसने नहीं बोला, बोला कि ठीक है तो बता दो कितना पेमेंट किया तुमने। तो बोला नहीं, पिछले बार मैंने तुमको बता दिया था गलती से, तो तुमने बता दिया कि मैंने कितने रुपए का सामान खरीदा। इस बार हम ये नहीं बताना चाहते हैं कि ये कितने रुपए का सामान है, ठीक है। तो फिर ए बी के पास क्या ऑप्शन है, वो बुक के पीछे चेक करेगा। ये मान लो बुक है, ठीक है, वो बुक के पीछे चेक करेगा कि बुक में कितने रुपए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो बुक में प्राइस पढ़ के डिसाइड कर लेगा। मान लो बुक में तो कोई एक मार्केट प्राइस रहेगा, मान लो बुक का मार्केट प्राइस है 570, ठीक है। एक कॉपी का मार्केट, ये मान लो एक कॉपी है, कॉपी का मार्केट प्राइस लिखा हुआ है मान लो 150, ठीक है। तो इसने बोल दिया 150। और ये पेन जो है, पेन के ऊपर भी मान लो लिखा हुआ है 65 रुपीज, ठीक है। तो उसने बोल दिया 65 रुपीज, फिर उसको ऐड ऑन कर दिया। तो ये ऐड ऑन करके कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ये हो गया 5 रुपया, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 785, ठीक है। तो अब देखो इसने मार्केट प्राइस के हिसाब से बताया कि परचेज कंसिडरेशन इतना है, जबकि परचेज कंसिडरेशन लेकिन 650 ही है, क्योंकि मान लो इसको 570 का बुक 500 में मिला, 150 रुपए का कॉपी 100 रुपए में मिला, या कुछ भी डिस्काउंट डिस्काउंट हो सकता है। तो नेट एसेट मेथड का मतलब कि एसेट का प्राइस देख के हम लोगों ने बता दिया। तो इसीलिए इस मेथड को सेकंड प्रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि इस मेथड में हम लोग एक्यूरेट नहीं बता सकते। अगर ऐसा होगा कि सारी चीज मार्केट प्राइस में ही खरीदे गए थे, तब तो बात सही है, तब 785 होगा। अदरवाइज हमारा कैलकुलेशन जो है वो एक एज्यूम्ड बेसिस हो गया, एग्जैक्ट नहीं हुआ। इसीलिए इसको सेकंड प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में मेरे पास नेट पेमेंट मेथड का अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम नेट एसेट मेथड यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नेट एसेट मेथड यूज करने से प्रॉब्लम ये होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलता है, इसीलिए उसको सेकंड प्रेफरेंस दिया गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेट पेमेंट मेथड, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे net payment method. In this method, PC is calculated by adding the payment made by new company to shareholders of old company। और इधर लिखेंगे नेट एसेट मेथड, सन्ड्री एसेट्स sundry liabilities। परचेस कंसिडरेशन समझा देते पहले लिख। अच्छा, अब देखो पहले इधर नेट पेमेंट मेथड में क्या बोला। इन दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द पेमेंट मेड बाय द न्यू कंपनी। ये देखो इसने जो पेमेंट किया, अब खरीदने वाला पेमेंट करेगा। वैसे ही यहाँ पर जब ए बी मिलके ए और बी मिलके ए बी हुआ, तो ए बी को पेमेंट करना पड़ेगा ए और बी के शेयर होल्डर को। तो पेमेंट मेड बाय न्यू कंपनी यानी कि ए बी लिमिटेड, वो ऊपर जो एग्जाम्पल था, टू शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी यानी ए और बी लिमिटेड। अब यहाँ पर शेयर होल्डर्स का मतलब किन का बात हो रहा है। अब यहाँ पर देखो शेयर होल्डर्स का मतलब, नॉर्मली मैंने बोला इक्विटी शेयर होल्डर, बट वो मैंने देखो ट्रू ओनर है ये इसलिए समझाने के लिए बोला है। बट यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों का ही बात होगा, सिर्फ इक्विटी का नहीं, ठीक है। इक्विटी तो होगा ही होगा बिकॉज दे आर ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का बात होगा। अच्छा, अब इनको दिया क्या जाएगा, इनको कैश में पेमेंट किया जा सकता है, बैंक पेमेंट किया जा सकता है, इनको शेयर्स दिया जा सकता है, इनको डिवेंचर दिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर कैश और बैंक का बात हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इन कैश पेमेंट, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे इन काइंड पेमेंट, ठीक है। मतलब
कैश में नहीं देके उसके बदले कुछ देना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकाइंड। अच्छा, अब इधर वाला देखो, यहाँ पर जो मैंने बोला कि नेट एसेट मेथड में क्या होगा, सन्ड्री एसेट से सन्ड्री लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, मतलब जो कंपनी अपने आप को बेच रहा है उसका जो भी एसेट है उससे लाइबिलिटी माइनस करेंगे, तब ना पता चलेगा कि नेट एसेट कितना है जो खरीदना है मुझे, जिसके लिए मुझे पेमेंट करना है। तो वही मेरा परचेस कंसिडरेशन होगा। और यहाँ पर एग्रीड वैल्यू बोल के एक टर्म आएगा, वो हम आगे बताते हैं एग्रीड वैल्यू क्या होता है, ठीक है, अभी लिख लो एग्रीड वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे, ये बात समझ, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड, दोनों ओल्ड कंपनी था, जो मैंने एमल कमीशन का एग्जांपल लिया था उसी से समझना। अब ये दोनों के इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें पे करना है, ठीक है। अच्छा, अब इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पे करना है उसको हम लोग बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन, क्योंकि परचेस करने के लिए इन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जब हम लोग किसी कंपनी को खरीदेंगे तो उस कंपनी के डिवेंचर होल्डर को, उस कंपनी के क्रेडिटर यानी आउटसाइडर्स को भी हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि सारा लाइबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा, आउटसाइडर्स को भी हमें पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, ए बी लिमिटेड न्यू कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब ए बी लिमिटेड जो न्यू कंपनी है उसमें मान लो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या पे किया, इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया मान लो 1000 रुपीज का कैश, एक एग्जाम्पल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया 2000 रुपीज का शेयर, डिवेंचर होल्डर को पे किया 4000 रुपीज का कैश, और क्रेडिटर को पे किया 500 का कैश, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हमें कोई पूछे तो बताओ परचेस कंसिडरेशन कितना है, ठीक है, तो कितना होगा परचेस कंसिडरेशन, बता सकते हो परचेस कंसिडरेशन कितना होगा? मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। परचेस कंसिडरेशन नहीं बता सकते, लेकिन क्यों, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि रेड कलर से ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी नहीं बता सकते। ठीक है, यहाँ तो लिखा हुआ है, मैंने तो पहले ही बोल दिया लिखा हुआ है, फिर भी तुम लोग कोशिश नहीं कर सकते, क्या करें। और वैसे भी बता दिया था यहाँ पर जब लिखा था, तो परचेस कंसिडरेशन का मतलब होता है शेयर होल्डर को पे करना, शेयर होल्डर में दो ही आते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस, बाकी जिसको जो भी पेमेंट करो, परचेस कंसिडरेशन के लिए इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया गया पेमेंट को ही माना जाए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे .1, while calculating PC, we require swap ratio. If swap ratio is not given, then we'll calculate it by applying the following formula.
स्वैप रेशियो इक्वल टू वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनीज शेयर value of new company's share. So the value can be वैल्यू का मतलब क्या होगा? मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, पेड अप वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? Intrinsic value is per share value for equity shareholder, assuming that company liquidate. Sundry assets ब्रैकेट में टेक ओवर वैल्यू, sundry liabilities ब्रैकेट में टेक ओवर वैल्यू लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर divided by number of equity share, इंट्रिंसिक वैल्यू। समझाते हैं क्या लिखा है। पॉइंट वन बोल रहा है जब हम लोग पीसी कैलकुलेट करते हैं तो हमें स्वैप रेशियो चाहिए होता है, ठीक है। और अगर स्वैप रेशियो क्वेश्चन में नहीं है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के स्वैप रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब स्वैप रेशियो का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर। वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर। जैसे कि मान लो कि पुराना कंपनी का शेयर था 10 रुपए का, न्यू कंपनी में जो शेयर होल्डर आ रहा है उनको जो शेयर दिया जा रहा है वो 20 रुपए का शेयर है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी के पास, ये न्यू कंपनी का शेयर है, ये ओल्ड कंपनी का शेयर है, ठीक है। तो अगर 20 रुपए का शेयर लेना है तो पुरानी कंपनी में उसके पास 10 रुपए का शेयर होना चाहिए। अगर न्यू कंपनी में 1 रुपए का शेयर है तो पुरानी कंपनी में उसके पास इतने रुपए का शेयर होना चाहिए। ये स्वैप रेशियो। अगर किसी के पास 1000 रुपए का टोटल शेयर है तो फिर उसके पास न्यू कंपनी का कितना सारा शेयर्स होना चाहिए। तो इससे हम लोग शेयर्स का कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितने सारे शेयर्स हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्वैप रेशियो के थ्रू से कैलकुलेट करो। अच्छा, अब अगर स्वैप रेशियो क्वेश्चन में दे दिया, मतलब क्वेश्चन में अगर वैल्यू दे दिया तो अच्छा बात है, ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी का। नहीं दिया तो हम लोग ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू जो है वो अगर हमें वैल्यू में देखो, मार्केट वैल्यू अगर दिया हुआ है दोनों कंपनी के शेयर्स का तो मार्केट वैल्यू फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर नहीं दिया हुआ है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो पेड अप वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर कैलकुलेट करना पड़ा तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो जाता है तो उस समय उसके शेयर्स का जो वैल्यू निकलेगा वही उसका इंट्रिंसिक वैल्यू
होगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज पर शेयर वैल्यू फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एज्यूमिंग दैट कंपनी लिक्विडेट। अगर कंपनी बंद हो जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को जितना मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे किसी कंपनी का जो भी एसेट्स है, ठीक है, उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे। आप एसेट कौन सा लेना, जैसे कोई कंपनी लिक्विडेट हो रहा है तो उसका एसेट जितने में मार्केट में बिकेगा यानी टेक ओवर वैल्यू, लाइबिलिटी जितने में बिकेगा। जैसे तुम लोग कभी पार्टनरशिप में लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप किए हो तो वहां पर देखना बोला जाता है कि ये तो बुक वैल्यू है बट मार्केट में ये एसेट इतने का बिकेगा, लाइबिलिटी के लिए इतना पे ऑफ करना पड़ेगा। तो जो हमारा टेक ओवर वैल्यू है वो लेना है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू भी हमें लेस कर देना है, वो भी लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। तो जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा। अगर कुछ बचता है तो, और जितने सारे इक्विटी शेयर है उससे डिवाइड करने से एक एक इक्विटी शेयर्स के पीछे कितने रुपए मिलेंगे वो वही उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट हमें समझना है। पॉइंट टू क्या सीखना है, देखिए। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इशू प्राइस, अगर क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दिया हुआ है देन यूज intrinsic value ब्रैकेट में only if already calculated while calculating swap ratio, that is, do not calculate intrinsic value specially for purpose of issue price। मतलब क्या बोल रहा है, देखो, बोल रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर इशू प्राइस नहीं है, अब इशू प्राइस कब काम में आएगा, जैसे कि देखो यहाँ पर डिवाइड करके हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गया कि कितने सारे शेयर्स हमें देना है एक एक शेयर होल्डर को, और एक एक शेयर्स कितने वैल्यू का है उससे पता चलेगा कितने रुपए का हम लोग शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, तब हमें इशू प्राइस का जरूरत होता है। अभी क्वेश्चन करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो बोल रहे हैं अगर क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं है तो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ था स्वैप रेशियो निकालते वक्त, ठीक है, स्वैप रेशियो निकालते वक्त हमें इंट्रिंसिक वैल्यू का जरूरत पड़ा क्योंकि हमारे पास मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके स्वैप रेशियो निकाला था, तभी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं इशू प्राइस के केस में। अदरवाइज स्पेशली इशू प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमें कभी ये नहीं यूज करना। ठीक है, फिर यूज पेड पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू। और अगर मेरे पास इश्यू प्राइस नहीं है तो हम लोग पेड अप वैल्यू या फिर फेस वैल्यू का यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 3, थर्ड नंबर में लिखेंगे व्हेन बोथ स्वैप रेशियो एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर गिवन, व्हेन बोथ स्वैप रेशियो एंड intrinsic value are given, then we have to calculate cash per share। Share surrender into value of old company, share surrender into value of old company minus share obtained into value of new company। ये जब जरूरत होगा तब हम लोग सीख लेंगे, इस पे जब क्वेश्चन आएगा, फिलहाल लिख के रखते हैं, पॉइंट में आ रहा है शेयर सरेंडर। कैश पर शेयर
is multiple, sorry, multiplied by number of share of old company. If cash per share is negative, then ignore. तो ये देखो, ये पॉइंट जब आएगा तब हम लोग देखेंगे कैसे करके ये फॉर्मूला काम करेगा। बाकी बोला है कि अगर क्वेश्चन में स्वैप रेशियो इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों दिया है तो हमें कैश पर शेयर निकालना है। अगर निकालते वक्त हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है देन इग्नोर करो। और कैश पर शेयर हमारा हमेशा मल्टीपल बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी हो जाता है। अच्छा, अब फोर्थ नंबर, इफ क्वेश्चन सेज कैलकुलेट कैश पर शेयर that is necessary cash, then step 1, calculate intrinsic value of both companies. Step 2, calculate cash per share as per point 3. यहाँ पर बोला है कि अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कैश पर शेयर कैलकुलेट करो, यानी ऐसे लैंग्वेज रहेगा नेसेसरी कैश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज, कैलकुलेट कैश पर शेयर एज पर पॉइंट 3, फिर पॉइंट 3 के अकॉर्डिंग हम लोग कैश पर शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी हमें कैलकुलेट कर लेना है अगर क्वेश्चन में हमें बोलेगा नेसेसरी कैश कैलकुलेट करने के। अब ये सब पॉइंट हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वो देखो, जब तक हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन लिखेंगे एग्जाम्पल पीसी कैलकुलेट करने के। ए लिमिटेड टू ओवर बी लिमिटेड एंड pays 3 shares of A limited for every 5 shares of B limited at the rate of 12 per share. Rupees 2 per share in cash. B limited has 1 lakh equity share. Find purchase consideration. ठीक है, तो हमें परचेस कंसिडरेशन निकालने के लिए बोला है। तो जब भी परचेस कंसिडरेशन बोलेगा हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि हमें कौन से मेथड से करना है। क्योंकि देखो, जब हम लोगों ने ये पॉइंट स्टार्ट किया, पहले हम लोगों ने 4 डेफिनेशन पढ़ा, देख लो एक बार पूरा। एमलगमेशन पढ़ा, जिससे हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। एब्जॉर्प्शन पढ़ा, एक्सटर्नल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एमलगमेशन क्या था, जब 2 या उससे ज्यादा कंपनी मिलके एक नया कंपनी बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं एमलगमेशन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, खा लेती है, एक चला जाता है एक रह जाता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि कंपनी वही है, बस उसका बाहरी जो है
वो मतलब बाहर से उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब बाहर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वो नया लगता है। तो वही कंपनी वही है। जैसे तुम लोग अगर कोई नया ड्रेस पहन लोगे, ठीक है, तो फिर मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना, कोई नया कुछ पहनता है तो फ्रेंड लोग बोलते हैं ना कि अच्छा आज नया पहन के आया, अलग लग रहे हो, ठीक है, तो फिर अलग लग रहे हो मतलब थोड़ी इंसान बदल गया, ठीक है। वैसे ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि अगर अंदर से उसे चेंज किया जाता है तो वो वैसे ही दिखता है जैसा है, लेकिन उसका जो चेंजेस है वो अंदर से है, और इसका जो चेंजेस है वो बाहर से होता है। अब हम लोगों को ये सब पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले मैंने पीसी पढ़ाया, क्योंकि पीसी के बिना हम लोग बुक्स ऑफ न्यू कंपनी या ओल्ड कंपनी रेडी नहीं कर पाएंगे। तो पीसी जब कैलकुलेट करना है, सबसे पहले देखना है कि हमें कौन से मेथड से करना पड़ेगा, पेमेंट या एसेट। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पेमेंट होता है, क्यों मैंने वो भी समझा है। अगर वो नहीं होता है तो एसेट। अब पहले इस यहाँ आते हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन दिया, क्या लगता है ये नेट पेमेंट मेथड से होगा कि नेट एसेट मेथड से? पेमेंट मेथड का मतलब है जब हमें ये बता दिया जाएगा कि नए कंपनी में जाने के लिए शेयर होल्डर्स को, पुराने शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, ठीक है, और उसने क्या पे किया है बता दिया है, 3 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। बोल रहा है कि ए लिमिटेड जो नया कंपनी है उसमें 3 शेयर मिलेगा हर एक बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। मतलब देखो बी लिमिटेड जो है उसके जितने भी शेयर होल्डर्स है, उसके जितने भी शेयर होल्डर्स है वो अब ट्रांसफर हो जा रहे हैं कहां पर, ए लिमिटेड में, ठीक है। अब इनको क्या दिया जाएगा, बोल रहा है कि अगर इनके पास, एक जन के पास अगर 5 शेयर्स है तो उसी पर्सन को ए लिमिटेड में 3 शेयर दिया जाएगा 12 रुपए वाला, ठीक है, जो कि शेयर 12 रुपए वाला है, मतलब एक शेयर 12 रुपए का। और इसके साथ और क्या दिया जाएगा, इसके साथ दिया जाएगा 2 रुपए पर शेयर पे कैश। जितना सारा शेयर्स दिया जाएगा उसके ऊपर 2 रुपए पर शेयर कैश दिया जाएगा। बी लिमिटेड के ऐसे टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। तो बोलो ये कौन सा मेथड हो रहा है? क्या हमें यहाँ पर कितना पेमेंट करना है, कैसे करना है वो बता दिया है, या फिर हमें एसेट लायबिलिटीज बता दिया? बोलो हम लोग पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो ये पेमेंट नहीं है, इतना रुपए कैश दिया जाएगा, इतने रुपए का शेयर दिया जाएगा, ये पेमेंट नहीं तो इसको क्या बोलते हैं? फिर मुझे भी नहीं पता, तो मुझे तो यही पता है कि इसको पेमेंट ही बोलेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, सेम चीज, कि इतने रुपए का पैसा दिया जाएगा और इतना रुपए का शेयर दिया जाएगा, तो ये तो पेमेंट ही कहलाता है इंग्लिश में, और क्या। तो फिर ये कौन सा मेथड है, ये कहाँ से दिख रहा है कि ये पेमेंट नहीं है? तो बोलो। तो बढ़िया है। तो फिर अब सोल्यूशन देखो कैसे करके करना। पेमेंट टू, पेमेंट इन वर्किंग और अमाउंट, ठीक है। तो पेमेंट टू किसको किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। क्या दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा। और फिर से लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, क्या दिया जाएगा, इक्विटी शेयर दिया जाएगा ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड का इक्विटी शेयर दिया जाएगा। तो कैश कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो एक एक शेयर्स पे 2 रुपए कैश दिया जाएगा, तो टोटल शेयर्स कितने, मतलब बी लिमिटेड के जितने शेयर्स है उसके ऊपर ही तो कैश दिया जाएगा। तो बोलो बी लिमिटेड के कितने शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए करके, यानी कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड। अच्छा अब देखो, अब फिर से ऊपर ये कैलकुलेशंस जो है यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग को ये दो मेथड बता दिया गया, नेट पेमेंट, नेट एसेट, जिसमें हमारा क्वेश्चन नेट पेमेंट मेथड से हो रहा है। अब बोल रहा है कि जब हम लोग पीसी कैलकुलेट करेंगे तो हमें स्वैप रेशियो चाहिए होता है। स्वैप रेशियो का मतलब होता है कि ओल्ड कंपनी या न्यू कंपनी के शेयर्स का वैल्यू अगर नहीं है तो हमें वो वैल्यू लिख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर हमें क्या स्वैप रेशियो बता दिया है, मतलब देखो स्वैप रेशियो से क्या निकलता है कि एक शेयर्स के बदले कितना शेयर्स दिया जाएगा, बिल्कुल स्वैप रेशियो गिवन है। देखो हमें बोला है कि अगर आपके पास 5 शेयर है तो 3 नया शेयर्स दिया जाएगा, ठीक है। तो 5 के बदले 3, तो 1 के बदले कितना हो जाएगा,
इसका मतलब 5 के बदले 3 हो गया। अगर 5 ओल्ड शेयर है तो न्यू 3 शेयर्स दिया जाएगा ए लिमिटेड का, तो 1 के बदले कितना हो जाएगा 3/5, जो कि मेरा स्वैप रेशियो हो गया। अगर मुझे ये क्वांटिटी नहीं बताया जाता, ठीक है, ये क्वांटिटी अगर नहीं बताया जाता तो मुझे फिर क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ रहता अगर शेयर्स का, कि ए लिमिटेड का शेयर कितने रुपए का था, बी का, जैसे ए लिमिटेड का तो दिया हुआ है 12 रुपए, बट बी का नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग स्वैप रेशियो कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि उसमें तो वैल्यू लगा के कैलकुलेट करना पड़ता है। तो स्वैप रेशियो का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स तो बता दिया था कितने के बदले कितना दिया जाएगा, तो बिना स्वैप रेशियो के ही हम लोग निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए। तो यही हम लोग का इस केस में क्या हो गया, स्वैप रेशियो। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ बोला है ना, इफ स्वैप रेशियो इज नॉट गिवन, मतलब क्वांटिटी में अगर नहीं बताया कि ओल्ड का कितने के बदले न्यू में कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर जो बोला है ना, वी रिक्वायर स्वैप रेशियो इफ स्वैप रेशियो इज नॉट गिवन। तो स्वैप रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड कंपनी के शेयर्स डिवाइडेड बाय न्यू कंपनी के शेयर्स। ठीक है, मतलब वो वैल्यू के केस में ऐसे करके होता है, ओल्ड बाय न्यू। अदरवाइज हम लोग अगर क्वांटिटी में दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 5 के बदले 3 दिया जाता है, तो ये स्वैप रेशियो हो गया। तो इतने सारे एक शेयर्स के बदले इतने सारे शेयर्स दिए जाएंगे 3/5। बी लिमिटेड के कितने शेयर्स है 1 लाख, तो ऐसा ये जो रेशियो है ये 1 लाख पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कि अगर 5 है तो 3 मिलेगा, 1 है तो 3/5 मिलेगा, तो 1 लाख शेयर होल्डर है तो 3/5 इंटू 1 लाख करके कितना शेयर्स देना पड़ेगा, इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये इंटू करने से हमारे पास निकल के आएगा नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी ये आ गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स, अब मुझे वैल्यू निकालना है, क्योंकि हम तो पेमेंट निकाल रहे हैं ना कि मुझे कितना। तो देखो मुझे कितना सारा जो है शेयर्स देना पड़ेगा, 3/5 इंटू 1 लाख करने से हो गया 60,000। 60,000 शेयर्स इशू करना पड़ेगा न्यू कंपनी को, मतलब ए लिमिटेड को टोटल 60,000 शेयर्स इशू करना पड़ेगा बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ, ये टोटल निकल के आया नंबर ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। ये जो कैलकुलेशन हुआ इससे निकल के आया नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी इंटू एक एक शेयर 12 रुपए करके, तो टोटल कितना हो जाएगा 60,000 इंटू 12, 7,20,000। तो 7,20,000 इंटू 2 लाख ये हो जाएगा 9,20,000। तो ये हम लोग का हो गया परचेस कंसिडरेशन। मतलब अगर हमें बी लिमिटेड को खरीदना ही है तो हमें उनको 9,20,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब एग्जाम्पल 2। ए लिमिटेड took over B limited and pays three preference share for every 4 preference shares of B limited at the rate of rupees 15 each. 4 preference shares for every 5 equity share of B limited at the rate of rupees 17 each. Rupees 3 per share in cash. B Limited has 1 lakh equity share and 50,000 preference share. Find PC. Purchase consideration निकालना। तो हमने दिया है कि किसको क्या दिया जाएगा, तो पहले हम लिखते हैं, कॉलम बनाते हैं, पेमेंट टू, पेमेंट इन वर्किंग्स और अमाउंट। तो 3 प्रेफरेंस शेयर फॉर एवरी प्रेफरेंस शेयर ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है, बोल रहा है कि 3 प्रेफरेंस शेयर्स और एवरी 4 प्रेफरेंस, अगर बी लिमिटेड मतलब पुराना कंपनी जिसे टेक ओवर किया जा रहा है, अगर उसके पास एक एक जन शेयर होल्डर के पास अगर एक
चार प्रेफरेंस शेयर है, एक शेयर होल्डर के पास अगर चार प्रेफरेंस शेयर है तो उसे नए कंपनी में तीन प्रेफरेंस शेयर मिलेगा 15 रुपए वाला, ठीक है। तो इसका मतलब पेमेंट किसको किया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। कैसे पेमेंट किया जा रहा है, ये कौन सा शेयर दिया जा रहा है, 3 प्रेफरेंस शेयर फॉर एवरी 4 प्रेफरेंस शेयर, अच्छा। ये इक्विटी शेयर कर लेना है, ये थोड़ा सा पता है। 3 इक्विटी शेयर दिया जाएगा अगर 4 प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर इन बी, इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है 4 प्रेफरेंस शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, उनको क्या दिया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड या प्रेफरेंस शेयर्स इन ए लिमिटेड ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ। अच्छा, ये हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों का पेमेंट का बात हुआ है। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये बोलो कि ये नेट पेमेंट मेथड है कि नेट एसेट मेथड है, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है तो क्वेश्चन देख के ही हमें समझना पड़ेगा कि नेट पेमेंट मेथड करना है कि नेट एसेट मेथड। कुछ नहीं बोलना। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क है, कुछ तो फर्क मुझे नहीं लग रहा है कि नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, नहीं बोलना है तो हम ही बोल देते हैं। सब पेमेंट के बारे में बताया है कि किसको कितना दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हम लोग का नेट पेमेंट मेथड है, क्योंकि बता दिया है कितना शेयर होल्ड करने से कितना शेयर मिलेगा। अब रहा बात नेट पेमेंट मेथड से क्वेश्चन होगा। फिर दूसरा बात है क्या हमें स्वैप रेशियो कैलकुलेट करना है, जरूरत नहीं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है। तो वर्किंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो अगर बी में 4 शेयर है तो नए वाले कंपनी में 3 मिलेगा, 4 के बदले 3, तो एक के बदले में 3/4, तो ये एक शेयर के बदले में। और बी लिमिटेड का टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है 5,000, ठीक है। इसको 50,000 कर लो, प्रेफरेंस शेयर है 50,000। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई क्या करें, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 1 लाख लगाना, 50,000 लगाना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर जितना है उतना लगाना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बी लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो दिया जाएगा वो कितना सारा प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, 3/4 इंटू 50,000 इंटू यहाँ पर 15 रुपए करके एक एक शेयर। तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। और रहा बात इक्विटी शेयर का, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहा है कितना, बोल रहा है अगर 5 इक्विटी शेयर है तो 4 प्रेफरेंस शेयर मिलेगा। तो एक इक्विटी शेयर है तो फिर 4/5 प्रेफरेंस शेयर मिलेगा। और टोटल इक्विटी शेयर्स है बी लिमिटेड का 1 लाख, तो उन्हें टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, ये निकल के आ जाएगा इंटू जो है इशू प्राइस जो है 17, ठीक है। तो ये 17 आ गया, तो कैलकुलेट करने से कितना आएगा, 5,62,500, 5,62,500, और ये वाला 13,60, 13,60। अच्छा, फिर इसके बाद हमें कैश देखना है। कैश जो है 3 पर शेयर इन कैश, तो यहाँ पर शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, क्योंकि ये तो नहीं बोला है कि कैश सिर्फ इक्विटी को मिलेगा या प्रेफरेंस को मिलेगा, इसका मतलब सभी को मिलेगा। तो टोटल शेयर्स 1,50,000 इक्विटी एंड प्रेफरेंस मिला के 3 रुपीज का कैश, यानी 15 3 75, नहीं 45, 4.5 का कैश चला जाएगा। तो टोटल पीसी कितने का आ गया, 23,72,500।
23,72,005। ठीक है, ये हो गया पीसी। अच्छा, अब एक हम लोगों ने यहाँ पॉइंट पढ़ा था ना, ये क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो गया है, वो एक एक पॉइंट समझाना भी तो बाकी है। जैसे कि देखो, हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया एक बार, स्वैप रेशियो नहीं दी अगर नहीं है तो फिर हमें ये, बाकी हमारे पास स्वैप रेशियो था कोई भी क्वेश्चन में, तो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। अब वैल्यू इस तरीके से देखा जाता है, वो सब पॉइंट आया ही नहीं, बिकॉज हमें स्वैप रेशियो कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। अच्छा, अब अगर जैसे यहाँ पर बोला था ना कि इशू, यहाँ पर इशू प्राइस का बात था ना, कहाँ पर लिख पाया था कि कैश और पर शेयर दैट इज मेजर इट देन कैलकुलेट ये, cash per share is multiplied by number of shares of old company. If cash per share is negative, then ignore use paid up value or face value. Issue price specially. So, दिख नहीं रहा है मुझे अभी जो हम बताना चाह रहे थे, जब देखे मिलेगा तो बता देंगे। वैसे कुछ खास बात नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि ये देखो, ये सब इशू प्राइस है, ठीक है, ये सब जो है ना, ये इशू प्राइस दिया हुआ है, वही हम बोलना चाह रहे थे। ये पॉइंट कहीं लिखा हुआ था कि मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस होता है, तो वो मुझे अभी फिलहाल मिल नहीं रहा है, बट वही चीज हम बता रहे हैं कि वो इशू प्राइस है। ये जैसे कि पढ़ने से ही समझ में आएगा। एक थ्री इक्विटी शेयर फॉर एवरी फोर प्रेफरेंस शेयर्स, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दिया जाएगा उसका इशू प्राइस है 15, और जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा उसका इशू प्राइस है 70। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। ओल्ड कंपनी, इक्विटी शेयर है 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर है 70,000, न्यू कंपनी टूक ओवर ओल्ड कंपनी, स्वैप रेशियो 3:2, 4:7, भाई नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इशू प्राइस ऑफ न्यू कंपनी, इक्विटी शेयर 30, प्रेफरेंस शेयर 20, फाइंड पीसी, ठीक है, हमें परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करके दें। तो पेमेंट टू पेमेंट इन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग्स और, देखो ओल्ड कंपनी का इक्विटी शेयर है 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर है 70,000, ये नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे दिया। न्यू कंपनी जो टेक ओवर कर रहा है ओल्ड कंपनी का, उसका स्वैप रेशियो, स्वैप रेशियो का मतलब है कितने शेयर्स के बदले कितना शेयर मिल रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पर खुद से जो डेटा बताया हुआ था उससे स्वैप रेशियो लिख रहे थे, ठीक है। तो ये 3/4, 4/5, इस तरीके से ये स्वैप रेशियो हमें यहाँ पर रेशियो करके दे दिया है। तो 3:2 का मतलब 3/2, ठीक है, और 4:7 का मतलब 4/7, मतलब ये इसके जैसे ही हो गया। जैसे यहाँ पर बोला ना कि अगर 4 है तो 3 मिलेगा, तो इसका मतलब भी हो गया अगर 2 है तो 3 मिलेगा। मतलब ये ओल्ड है, ये न्यू डेटा बता रहे हैं हमें, और ये ओल्ड डेटा बता रहा है, ठीक है। मतलब अगर किसी के पास 2 इक्विटी शेयर है तो नए कंपनी में 3 मिलेगा, और किसी के पास अगर 7 प्रेफरेंस शेयर है तो नए कंपनी में 4 प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब कितने सारे शेयर्स है, तो यहाँ पर देखो पेमेंट टू और पेमेंट इन क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। नाम नहीं है तो ऑफ ओल्ड कंपनी, सॉरी न्यू लिख दिया, ऑफ ओल्ड कंपनी, ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है। तो इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी, ठीक है।
तो देखो जब कुछ नहीं बोलेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, यही मानेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है, क्योंकि हमें तो क्लियरली कुछ बोला नहीं है कि रेशियो जो है उसमें क्या कंसेप्ट है। मतलब जैसे यहाँ पर देखो, अगर 4 प्रेफरेंस शेयर होल्ड करेगा तो 3 इक्विटी शेयर मिलेगा। तो जब रेशियो बना तो इक्विटी और प्रेफरेंस का रेशियो बना, 4 और 3 में 3 इक्विटी शेयर है, 4 प्रेफरेंस शेयर। यहाँ तो हमें कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग यही मानेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर। मतलब अगर किसी के पास 2 पुराना इक्विटी शेयर है तो नया 3 मिलेगा, तो एक के बदले 3/2 इस तरीके से। तो इक्विटी शेयर जो है वो है 1 लाख। तो इस रेशियो में 1 लाख शेयर्स के लिए शेयर इशू करना पड़ेगा, और 70,000 शेयर्स के लिए शेयर्स इशू करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट करने से नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएगा, जो कि हो रहा है 1.5 लाख, और एक एक शेयर 30 रुपए का। ठीक है, ये देखो इशू प्राइस, और एक एक शेयर 20 रुपीज का है। तो ये आ जाएगा 1.5 लाख इंटू 30, 45 लाख। और ये हो जाएगा 40,000 इंटू 20, मतलब 8 लाख। तो टोटल हो जाएगा 53। ठीक है, टोटल 53 लाख जो है ये परचेस कंसिडरेशन निकल के। ठीक है, तो स्वैप रेशियो बोल के दे दिया था। ये जो लैंग्वेज है ये भी स्वैप रेशियो के लिए ही है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ना अवेलेबिलिटी हो देन हमें स्वैप रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं कैलकुलेट करना। तो ये एक तरीके का और क्वेश्चन है। चलो अब और एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल। एक बैलेंस शीट देते हैं। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख और 2 लाख। पीएल 2,50,000, 40,000। डिवेंचर 1,20,000 और 1,30,000। क्रेडिटर 1,80,000 और 4,10,000। 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। और ये हो जाएगा 2 लाख, और इधर हो गया 1 लाख, 3 लाख, 3 और 4 7 लाख, 7 लाख, और ये हो गया 7,80,000। एसेट साइड में सन्ड्री एसेट्स 6 लाख, 7 लाख। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि एक फिक्टिशियस एसेट होता है। 1 लाख और 7 लाख और 7 लाख। अब यहाँ पर बोला है ए लिमिटेड टूक ओवर बी लिमिटेड, सन्ड्री एसेट आर टेकन ओवर फॉर 7,80,000 and debentures are taken over at 10% premium, fine, fees।
तो बोल रहा है पहले एक बैलेंस शीट दे दिया ए और बी दोनों कंपनी का। ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है। सन्ड्री एसेट को कैसे लिया जाएगा? सन्ड्री एसेट आर टेकन ओवर फॉर 7,80,000 एंड डिवेंचर जो है, मतलब जो लाइबिलिटी साइड डिवेंचर है वो टेक ओवर किया जाएगा 10% प्रीमियम। हमें पीसी कैलकुलेट करने बोला, तो सबसे पहले दिमाग में ये जाना चाहिए जब हमें पीसी कैलकुलेट करने बोलेगा हमें कोशिश करना है कि हम लोग नेट पेमेंट मेथड से करें, लेकिन अगर डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो हमें नेट एसेट मेथड करना पड़ेगा। तो क्या हमें यहाँ पर नेट पेमेंट मेथड बता दिया है कि शेयर होल्डर को कितना शेयर्स कितने रुपए वाला देना है या एक एक शेयर्स पे कितना कैश देना? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये नेट पेमेंट मेथड से कर सकते हैं या नेट एसेट मेथड से करना? एसेट मेथड, हाँ, क्योंकि पेमेंट का कुछ बताया ही नहीं है तो नेट पेमेंट मेथड कहाँ से करना है? बिल्कुल नेट एसेट मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब नेट एसेट मेथड से करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो, जो हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके बेसिस पे हमें करना पड़ता है। तो नेट एसेट मेथड में जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि टोटल एसेट कितना है और माइनस कर देंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है। एग्रीड वैल्यू का मतलब हो गया जिस वैल्यू पे वो टेक ओवर होगा, जैसे लाइबिलिटी डिवेंचर दिखाया 10% ज्यादा पे, तो वो चीज हमें ध्यान रखना है। तो एग्रीड वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू पे ये टेक ओवर होगा, ठीक है। तो ये निकालेंगे तो माइनस करने से जो आएगा वही हमारा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया ए लिमिटेड, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अच्छा देखो, एसेट माइनस लाइबिलिटी करना होगा तो एसेट कितने में टेक ओवर हो रहा है? तो एसेट टोटल है हम लोग का 6 लाख और 7 लाख। तो बोल रहा है ए लिमिटेड बी लिमिटेड का एसेट कितने में टेक ओवर कर रहा है? 7,80,000। तो फिर हमें कैसे लिखना पड़ेगा? तो हम लोग लिखेंगे सन्ड्री एसेट, क्योंकि एसेट माइनस लाइबिलिटी करना है। तो सन्ड्री एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स है 7,80,000 है बी का, ठीक है, और ए का है 7 लाख, ठीक है। टोटल देखा जाए, सॉरी 6 लाख, 7 लाख और 6 लाख, 7 लाख। एक मिनट, मैंने ठीक लिखा है 7,80,000 और इधर हो जाएगा, हाँ। देखो, सन्ड्री एसेट्स जो है वो ए लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है बी लिमिटेड का कितने से टेक ओवर कर रहा है? बोल रहा है कि 7,80,000 से टेक ओवर कर रहा है। बी लिमिटेड का कितना है एसेट? 7 लाख का, ठीक है। तो ए लिमिटेड के पास कितने रुपए का एसेट आ जाएगा? कितने रुपए का एसेट आ जाएगा? ए लिमिटेड अगर इसका बी का जो सन्ड्री एसेट है जो कि बुक वैल्यू है 7 लाख, उसको अगर टेक ओवर कर रहा है 7,80,000 में, तो ए लिमिटेड के पास अपने बुक्स में वो अगर 7,80,000 से खरीद रहा है तो उस चीज को कितने से रिकॉर्ड करेगा? 7,80,000 से ही रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पर लिखेगा ए लिमिटेड की मेरे पास एसेट कितने का आ गया? 7,80,000 का आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एसेट में से हमें लाइबिलिटी लेस करना है, ठीक है। हम पहले बी का लिखते फिर ए का भी लिखेंगे। तो लाइबिलिटी में क्या लेस हो जाएगा? क्रेडिटर लेस हो जाएगा, डिवेंचर लेस हो जाएगा। तो लेस कर दो क्रेडिटर। क्रेडिटर तो एज इट इज टेक ओवर हो रहा है तो उतना ही लिखेंगे। तो 4,10,000, ठीक है, बी लिमिटेड के साथ 4,10,000, ठीक है। माइनस कर देंगे डिवेंचर। तो डिवेंचर कैसे टेक ओवर होगा वो हमें बता दिया। तो डिवेंचर टेक ओवर हो रहा है 10% प्रीमियम में। तो डिवेंचर था 1,30,000, 1,30,000 पे 10% प्रीमियम लगाना है तो कितना हो जाएगा? प्लस 10%, मतलब प्लस 1,30,000। तो कितना हो जाएगा? 13,000 और 1,30,000 कितना हो जाएगा? 1,43, 1,43, ठीक है। अच्छा, और कुछ माइनस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।
क्यों देखो, क्योंकि हम लोग का, हमें तो ये निकालना है ना कि हमें इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करना है। तो आउटसाइडर देखो, लाइबिलिटी को लेस करने का मतलब मुझे नेट एसेट निकालना है। तो नेट एसेट ये थोड़ी लाइबिलिटी होता है, ठीक है, ये तो शेयर होल्डर्स फंड में आता है। देखो नाम बैलेंस शीट में क्या रहता है, शेयर होल्डर्स फंड। जैसे हमें पता है ना कि कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिखा तो जाता है, बट वो थोड़ी ना लाइबिलिटी होता है, वो ओनर्स इक्विटी होता है ना। तो ओनर्स तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पीएल, तो वो तो ओनर का पार्ट हो गया। तो लाइबिलिटी में एक्चुअली हम लोग का डिबेंचर और क्रेडिटर आएगा, जो लेस हो गया। लेस होने के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है, 2,27,000। 2,27,000, ठीक है। ये हो गया बैलेंस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ये बच रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, 10 से डिवाइड करने से 20,000, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 20,000। तो अब डिवाइड करो, कितना आ रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ रहा है, क्योंकि ये करने से इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। बोलो कितना आ रहा है, 20,000 से 2,27,000 को डिवाइड कर दो। 11.3। अच्छा एक चीज बताते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग नेट एसेट मेथड से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट एसेट मेथड से अगर देखा जाए तो पीसी तो हम लोग का वो माइनस करने से आ ही जा रहा है, फिर हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये सब क्यों कर रहे हैं। देखो अगर हमारे पास ऐसा डेटा अवेलेबल है, वो भी हमें देखना है। ये तो पहले मैंने दो मेथड बता दिया। फिर बोल रहा है कि जब हम लोग पीसी कैलकुलेट करेंगे तो हमें स्वैप रेशियो चाहिए होता है। अगर स्वैप रेशियो नहीं है तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हम लोग का, क्योंकि नेट पेमेंट मेथड है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जब तक हम लोग नेट पेमेंट मेथड से कर पाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नेट एसेट मेथड से हमें तब करना चाहिए। देखो नेट एसेट मेथड जो आंसर था वो देख के ऐसा लग रहा था कुछ दिया हुआ नहीं है तो नेट एसेट ही होगा, लेकिन यहाँ पर और एक पॉइंट भी होता है जो मैंने बताया नहीं, हम बताते हैं, मेरा ही गलती है, ठीक है। फिर से एक बार वो मुझे बताना पड़ेगा कि हमें कोशिश करते जाना है अगर नेट पेमेंट मेथड से किसी भी तरीके से हो जाए। तो नेट पेमेंट मेथड के लिए मुझे मेनली क्या चाहिए कि कितने शेयर्स के बदले कितने शेयर्स दिया जा रहा है, वो होता है स्वैप रेशियो। अब इस क्वेश्चन में तो वही नहीं था ना, तो उसी को देख के हम लोगों ने बोला कि नेट एसेट मेथड से कर देते हैं। बट कोशिश करना है कि स्वैप रेशियो कैलकुलेट अगर कर पाते हैं तो करेंगे, अगर वो भी नहीं होता है तो हम लोग नेट एसेट मेथड में ट्रांसफर करेंगे। तो स्वैप रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर लेना है। अब इस क्वेश्चन में देखो वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी शेयर नहीं दिया हुआ है। ये तो हमें जो वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपीज, ये तो हमारा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है। लेकिन वैल्यू का मतलब क्या होता है, या तो मार्केट प्राइस मिल जाए, या तो इंट्रिंसिक, या तो पेड अप वैल्यू। तो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है मार्केट वैल्यू, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। तो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि कंपनी अगर बंद हो जाती है तो उसकी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या अवेलेबल रहेगा, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे ओल्ड का भी चाहिए, न्यू का भी चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आई होप कि ये हम बात क्लियर कर पाए कि क्यों हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि देखो हमें कोशिश करते जाना है जब तक हम लोग नेट पेमेंट मेथड कर पाए। क्योंकि स्वैप रेशियो नहीं था तो हम लोगों ने सोचा नेट एसेट, लेकिन क्या हम लोग स्वैप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी किसी तरीके से वैल्यू ऑफ ओल्ड और वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी निकाल सकते हैं। वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, नहीं है इंट्रिंसिक, हाँ जो डेटा है उससे इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने ओल्ड का निकाला, मुझे न्यू का भी, सॉरी न्यू ओल्ड, ओल्ड का निकाला, मुझे ए लिमिटेड का भी निकालना चाहिए। तो ए लिमिटेड का सन्ड्री एसेट बोलो कितना लिखना पड़ेगा, 6 लाख। ए लिमिटेड का सन्ड्री एसेट हो जाएगा 6 लाख। क्रेडिटर 1,80,000, डिवेंचर 1,20,000, 1,80,000 डिवेंचर 1,20,000, तो माइनस माइनस करके कितना आ जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स है 10 से डिवाइड कर दोगे तो 15,000। तो बोलो कितना हो जाएगा एक एक शेयर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू, 20 रुपीज, रुपीज 20।
ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे स्वैप रेशियो, वैल्यू ऑफ ओल्ड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू। तो ओल्ड कितना है, ओल्ड है 11.35 और न्यू है 20। अच्छा, अब हम लोग वही नेट पेमेंट मेथड का यूज करेंगे, पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग्स और अमाउंट। ठीक है, अब किसको पेमेंट होगा, बी लिमिटेड के कोई दूसरा शेयर होल्डर तो है नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर, उनको क्या देंगे, इक्विटी शेयर देंगे ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, तो स्वैप रेशियो क्या है, 11.35 ओल्ड बाय न्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, कौन सी कंपनी का लेना है, जिनको इशू करना है, यानी ओल्ड कंपनी के जितने सारे शेयर्स है, यानी 20,000। ठीक है, इनटू इशू प्राइस, मतलब जो ए लिमिटेड एक एक शेयर जितने का देगा, तो ए लिमिटेड का एक एक शेयर कितने का है, तो वैल्यू उसका 20 है, अभी हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इशू प्राइस। अब देखो यही वाला चीज लिखा हुआ था कि अगर हम लोग का वो डेटा मिसिंग रहेगा, ये देखो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इशू प्राइस, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में है कि ए लिमिटेड कितने में शेयर इशू कर रहा है, वो हमें नहीं पता। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर साइलेंट है कि जैसे इस क्वेश्चन में यूज करना है इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू अगर पहले कैलकुलेट हुआ है तो ही यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है, अदरवाइज पेड अप वैल्यू या फेस वैल्यू करना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था स्वैप रेशियो के लिए, तो उसका यूज हम लोग कर सकते हैं, जैसा रूल्स हमें बताया गया है। अब वो लोग कितना आ रहा है उतना ही हम लोग का पीसी 2,27,000, इतना रुपीस जो है वो हम लोग का पीसी का वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, फिक्टिशियस एसेट क्यों नहीं लिया वो भी बता देते, क्योंकि भले ही वो लिखा हुआ है फिक्टिशियस एसेट्स, बट रियलिटी में कोई फिक्टिशियस एसेट सचमुच का तो एसेट होता नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, कोई एक्सपेंसेस जो हम लोग राइट अप, जैसे यहाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इस तरीके की चीजों को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो क्योंकि ये रियलिटी में कोई एसेट नहीं होता है, तो जब हम लोगों ने सन्ड्री एसेट लिखा तो उसमें ये पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए नहीं आएगा, तो कभी भी हम लोग देखें तो फिक्टिशियस एसेट को नहीं। नेक्स्ट, यहाँ कितना नंबर ऑफ शेयर्स निकले, ये पॉइंट समझना है। आदमी, अब हम लोग एग्जाम्पल 5 करते हैं। इसमें बोला है बैलेंस शीट दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 90,000, 70,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000, 20, क्रेडिटर 30,000, 70,000। तो टोटल हो जाएगा 3,366 और 9 हो जाएगा, 10 होने से 1,60,000, तो 1,40,000, 1,60,000, फिक्स्ड एसेट 1,00,000 और 50।
90,000 और 70। ए लिमिटेड टू ओवर बी लिमिटेड, market value of fixed asset and current asset of A limited is rupees 1,20,000 and 40,000. Market value of fixed asset of B limited is 60,000. C. A limited will issue 2 preference shares for every 3 preference shares of B limited at the rate of rupees 12 each. A limited will issue necessary equity share to B limited. Find PC. तो अब यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। यहाँ भी हमें वो डिटेल्स नहीं है जिससे हम लोग नेट पेमेंट मेथड कैलकुलेट कर ले, लेकिन हमें कोशिश करना है क्या हम लोग नेट पेमेंट मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी का मार्केट वैल्यू होना चाहिए शेयर्स का, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्या हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, मतलब प्रीवियस वाले क्वेश्चन के तरह ही हो गया लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का ही निकालना पड़ेगा। तो फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ पर बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट ऑफ ए लिमिटेड इज 1,20,000 और 40। तो 1,20,000 और 40, 1,20,000 और 40 करंट एसेट। और मार्केट वैल्यू फिक्स्ड एसेट ऑफ बी लिमिटेड 60,000। तो 60,000 करंट एसेट का कोई चेंजेस नहीं बोला है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि 70,000। हाँ, अब ये दोनों का मतलब यहाँ से अब लाइबिलिटी माइनस होगा, तो लाइबिलिटी में जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है क्रेडिटर 30 और 70, क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं, तो 30 और 70। और प्रेफरेंशियल माइनस हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 और 20, तो कितना हो जाएगा? 10, 20, 1,40 और ये आ जाएगा 70 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 40। और ये 30 और 30 60, 60 माइनस मतलब ये 1,20,000, सॉरी 1,00,000, क्योंकि 30,000 30,000 60 माइनस 60 40 मतलब -20, तो 1,00,000। तो ये हो गया बैलेंस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा 10 रुपए करके है, तो एक हो गया मेरा 9,000 और एक हो जाएगा मेरा 7,000। तो 9,000 डिवाइडेड बाय 7,000 करना पड़ेगा, कितना आ रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू? पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड और पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए लिमिटेड, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर, जैसे कि मैंने बोला जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया रहे तो एज्यूम कि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू निकला 11.5, 11.5।
1 और ये वाला 5.7 6.29। ये 44 होगा क्या? मेरा माइनस गलत हो गया। अच्छा, यहाँ बोला था कि प्रेफरेंस शेयर को क्या दिया जाएगा। ए लिमिटेड विल इशू 2 प्रेफरेंस शेयर फॉर एवरी 3 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड एट द रेट ऑफ 12। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो टेक ओवर होगा उसका वैल्यू फिर ये नहीं होगा, ये गलत हो गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले निकालेंगे तो ही जाके कैलकुलेशन होगा इंट्रिंसिक वैल्यू, ये वाला ठीक है। तो चलो, प्रेफरेंस शेयर कैसे पे होगा, बोला है कि बी लिमिटेड को दिया जाएगा। ए लिमिटेड 2 प्रेफरेंस शेयर देगा अगर 3 पुराना प्रेफरेंस शेयर, 3 के बदले 2, 1 के बदले 2/3। तो प्रेफरेंस शेयर का हो जाएगा 2/3 इंटू कितने प्रेफरेंस शेयर है, 7,000। ओल्ड कंपनी, सॉरी, जिसका इशू हो रहा है तो मतलब जो टेक ओवर कर रहा है, ए लिमिटेड बी को टेक ओवर कर रहा है, तो बी का प्रेफरेंस शेयर 20,000 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2,000। 7,000 तो इक्विटी शेयर है 2,000 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा इशू प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 12 करके। तो पहले ये निकालेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने में टेक ओवर किया जा रहा है। 2/3 इंटू 2,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 16,000। 36 16,000, 16,000, 36। हमारे 16 हाँ 16। तो यहाँ पर 16,000 आ जाएगा इसका मतलब। अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये 40,000 नहीं आती, कुछ और आएगा डिवाइडेड बाई 7,000। तो 70 कट गया, 60,000 माइनस 16,000 मतलब 44,000 डिवाइडेड बाई 7,000, 6.29। ठीक है, ये आ जाएगा 6.29 आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का स्वैप रेशियो का। अब यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्विटी शेयर वाला, तो वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर 6.29 बी लिमिटेड, और नया कंपनी है ए 11/11.11। कितने सारे इक्विटी शेयर है प्रेफरेंस बी लिमिटेड में, 70,000 इंटू इशू प्राइस ऑफ न्यू कंपनी तो 11.11। ठीक है, तो अब देखो कितना आ रहा है, 6.29 डिवाइडेड बाई 11.1111 इंटू 70,000। तो ये फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे आ रहा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ रहा है 70,000 होगा, मैंने शायद 7,000 कर दिया। सॉरी 7,000 होगा, मैंने यहाँ गलत लिखा। 7,000 डिवाइडेड बाई 11.1, 3963.09 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हम लोग का फ्रैक्शन में आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मेरा ये वाला प्राइस। अब नंबर ऑफ शेयर अगर फ्रैक्शन में आता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो, इससे हमें इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, इसको हमें इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, 3963 और 0.09। 0.09, 0.09, ठीक है। तो 0.09 का कैश, ये जो फ्रैक्शन पार्ट है उसके लिए कैश दे दिया जाएगा, कितना करके, वही 11.11 के हिसाब से कैलकुलेट करके। और शेयर, शेयर तो देखो 11.11 कैलकुलेट होगा, बस इसे अलग अलग कर लेना है। फ्रैक्शन पार्ट के लिए पैसे में दे दिया जाएगा, और ये शेयर तो 3963 इंटू 11.1111, तो फिर ये हो जाएगा 44,028.93। ठीक है, और यहाँ पर 0.09 इंटू 11.1111, तो इतने रुपए का, ये 0.99 मतलब 1 रुपए का शेयर के बदले 1 रुपए दे दिया जाएगा, प्लस 44,028.93 प्लस 16,000, 60,029
9। ठीक है, तो इतना हो गया परचेस कंसिडरेशन। तो अगर फ्रैक्शन में आता है नंबर ऑफ शेयर्स, तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए कैश दे दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में।